हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास साइंस का एग्जाम्पल पेपर। ये करंट सेशन एनुअल एग्जाम का पेपर है, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का। और सबसे पहले सेक्शन ए में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज नेम द ऑर्गन इन विच द यूरिन इज स्टोर्ड बिफोर इट पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से पास आउट होने के पहले यूरिन स्टोर्ड रहता है यूरिनरी ब्लैडर में। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स। ब्रायोफाइलम में रिप्रोडक्शन होता है उसकी लीव से। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड। 2 या उससे ज़्यादा सेल्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बैटरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? तो डिस्टेंस इक्वल होती है स्पीड इनटू टाइम के। आपको बताना है स्पीड इक्वल होगी डिस्टेंस बाय टाइम के। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। बी ऑप्शन इज करेक्ट। फुल फॉर्म ऑफ MCBs। MCB की फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। ट्रू स्टेटमेंट है, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को इरोजन से। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। प्लांट्स और एनिमल्स फॉरेस्ट में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को, वाटर साइकिल को, ये भी सही है। सॉइल हेल्प करती है फॉरेस्ट को ग्रो करने में और रीजनरेट करने में, ये भी सही है। तो इसमें करेक्ट है बी ऑप्शन। अ केमिकल यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं क्लोरीन को। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेक्शन बी, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोफाइट। तो पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन लेते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और सैप्रोफाइट्स ये ग्रो करते हैं डेड और डिकेइंग मटेरियल्स पर। तो आप लिखेंगे पैरासाइट्स दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। देन एक एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन हैं ये। एग्जाम्पल जैसे फ्लीज एंड टेपवर्म। whereas saprophytes they grow on dead and decaying material, या फिर they get their nourishment nutrition from dead and decaying materials. Example जैसे fungi and bacteria. Okay, next. Now what are the components of blood? blood के components क्या है? blood में सबसे पहले होता है प्लाज्मा, जिसमें सभी ब्लड सेल सस्पेंडेड रहती है, ये लिक्विड है। देन रेड ब्लड सेल्स RBCs ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करती है। वाइट ब्लड सेल्स डिजीज से हमें बचाती है। एंड प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट, नाउ गिव रीजन वाई शुड ऑयल्स एंड फैट्स नॉट बी रिलीज्ड इन ड्रेन्स। ऑयल्स और फैट्स को ड्रेन्स में रिलीज क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दोनों ही ऑयल्स और फैट्स इनसॉल्युबल है वाटर में, घुलते नहीं है पानी में। तो ड्रेन्स में अगर ये जाएंगे सीवेज पाइप को ब्लॉक कर देंगे, और अगर उस ड्रेन को आप रिलीज़ करते हैं सॉइल में, तो सॉइल के जो पोर्स हैं उन्हें फिर ये ब्लॉक कर देते हैं। तो वाटर फिल्टर नहीं होता है, रेन वाटर या फिर जो पानी बारिश में बरसा या एक्सेस वाटर है वो सीप होकर सॉइल के अंदर नहीं जाता है। तो आप लिखेंगे ऑयल्स एंड फैट्स are insoluble in water and when released in drain they block the सीवेज पाइप। 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक तो यही रीज़न है, सीवेज पाइप्स को ब्लॉक करते हैं। एंड if they are released from the drains, अगर ड्रेन से उन्हें रिलीज किया जाता है into the soil में, then they block the soil pores, सॉइल के फिर पोर्स को वो ब्लॉक करती है। एंड वाटर
does not seep through the soil. Okay. Now name any two effects of electric current. इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट्स बताने हैं. सबसे पहले तो हीटिंग इफेक्ट. किसी भी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो उसे हीट अप कर देता है, गर्म कर देता है. एंड मैग्नेटिक फील्ड. जिस कंडक्टर से मैग्नेटिक इफेक्ट करंट पास हुआ है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. नाउ सेक्शन सी, इसमें 3 मार्कर्स हैं. गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस, फूड को सिंथेसाइज करने के प्रोसेस को ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना है. सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स. प्रोसेस का नाम लिखेंगे पहले. इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस of food in plants with the help of chlorophyll and carbon dioxide in the presence of sunlight. CO2 और क्लोरोफिल जिसमें फूड को सिंथेसाइज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में. नंबर 1. देन वाटर और मिनरल्स को रूट अब्जॉर्ब करती है सॉइल से और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स तक. लीव्स जहाँ पर फूड सिंथेसाइज होता है. सो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. कार्बन डाइऑक्साइड को जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स के ऊपर वो इनटेक करते हैं और जो सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, उसे ट्रैप करता है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ये ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट की लीव्स में होता है. ये भी 2-3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. देन फाइनली एक इक्वेशन आप इसमें लिख देंगे. थर्ड पॉइंट विच इज़ 6CO2 + 6H2O in the presence of sunlight gives C6H12O6 + 6O2. This means that 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water are combined with light energy with sunlight to produce 1 molecule of glucose and 6 molecules of oxygen. So what is this synthesis के process में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है. इसमें वाटर H2O वाटर को अब्जॉर्ब करती है रूट्स. वाटर इज अब्जॉर्ब बाय रूट्स ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स. कार्बन डाइऑक्साइड जो आसपास एयर है फ्रॉम द एयर एंटर्स लीव थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा एंड क्लोरोफिल अब्जॉर्ब सनलाइट द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन. देन ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड this carbohydrate is used by the plant. Okay, 3 मार्क में इतना ही काफ़ी है. प्रोसेस आपने नाम बता दिया. देन वाटर मिनरल्स को किसने अब्जॉर्ब किया? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? एयर से. स्टोमेटा ने इनटेक किया एंड सनलाइट को ट्रैप किया क्लोरोफिल ने. और फिर ये इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल यूजिंग द फॉलोइंग लेबल्स. वाटर साइकिल का डायग्राम ड्रॉ करना है. इन चीज़ों को लेबल करना है. क्लाउड्स, रेन, एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्लांट्स एंड एनिमल्स. CO ठीक है, वैसे वाटर साइकिल में इनका तो यूज़ नहीं है. रेन ठीक है, क्लाउड्स ठीक है, एटमॉस्फेयर, CO ओके. सो ये डायग्राम है वाटर साइकिल का. जो वाटर बॉडीज़ हैं सन रेज की वजह से, हीट की वजह से वाटर उनसे इवापोरेट होता है. फिर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. क्लाउड्स जब ठंडे होते हैं तो कंडेंस होते हैं. फिर उनसे बारिश आती है, वो पानी वापस अर्थ के ऊपर आता है. ये प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है. फिर वहाँ से वापस रिवर्स से होता हुआ वो उन वाटर बॉडीज़ में वापस आ जाता है और ये साइकिल चलता रहता है. फिर जो चीज़ें गिवन थी अगर उन्हें आपको लेबल करना है सो इसमें ये एनिमल्स होंगे, एनिमल्स. देन प्लांट्स. फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को करना था. प्लांट्स रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, एनिमल्स इसे टेक इन करते हैं, इनहेल करते हैं. देन एनिमल्स एक्सेल करते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 और प्लांट्स इसे टेक करते हैं, यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फिर एटमॉस्फेयर आपको बताना था, एटमॉस्फेयर क्लाउड, ये क्लाउड्स, रेन, यही था लेबल करने के लिए। ओके, क्लाउड्स, रेन, एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट। नाउ एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। फॉरेस्ट क्या रोल प्ले करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने में एटमॉस्फेयर में। तो जो फॉरेस्ट में ट्रीज़ और प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ करते हैं और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को, और ये जो ऑक्सीजन है इसे फिर इनहेल करते हैं एनिमल्स रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, एनिमल्स, और वो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है एटमॉस्फेयर में। तो आप कहेंगे ट्रीज एंड प्लांट्स इन फॉरेस्ट, ट्रीज एंड प्लांट्स इन फॉरेस्ट absorb carbon dioxide from the air through in photosynthesis and release oxygen. This oxygen is then inhaled by animals during respiration and animals release carbon dioxide during respiration. So this way during respiration, which further is then absorbed by the plants. So this way the balance between oxygen and carbon dioxide is maintained in the atmosphere. Next, now classify the following as motion along a straight line motion, circular motion and oscillatory motion. जो पीरियोडिक मोशन होता है एक टाइम के बाद रिपीट करता है खुद को। मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग, आप जब दौड़ रहे होते हैं तो आपका हाथ एक बार आगे जाएगा, पीछे, आगे पीछे रिपीट करता है अपना जो मूवमेंट है उससे एक टाइम पीरियड के बाद, तो इसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड पर कार्ट को पुल करता है अगर हॉर्स, तो ये होगा स्ट्रेट लाइन मोशन। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड पर बच्चा घूम रहा है, ये है सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन सीसॉ, सीसॉ पर ऊपर नीचे एक टाइम के बाद जो मोशन है वो रिपीट होता है, तो ये होगा ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी। मोशन ऑफ हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल में हैमर का जो मोशन है, टकराएगा उससे वापस, फिर टकराएगा वापस, तो ये भी एक टाइम पीरियड के बाद कांस्टेंट अपने आप को रिपीट करता है, ये भी है ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज, स्ट्रेट ब्रिज पर ट्रेन की जो मूवमेंट है वो है स्ट्रेट लाइन मोशन। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन डी, ड्रॉ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ड्रॉ करना है। सो ये पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे, देन लेबल करेंगे, रिसेप्टिकल, देन ओवरी, सेपल, स्टाइल, स्टिग्मा, पेटल, एंथर एंड फिलामेंट। इसी का ही बी पार्ट है, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सो सेल्फ पॉलिनेशन में जो पोलन है एक ही प्लांट पर होता है सेल्फ पॉलिनेशन, या तो उस प्लांट के किसी एक फ्लावर का पोलन ट्रांसफ़र होगा उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, पोलन स्टिग्मा पर, या फिर इसी प्लांट का एक दूसरा फ्लावर अगर है तो ये पोलन ट्रांसफ़र होगा एक ही प्लांट के एक फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में सिर्फ एक ही प्लांट चाहिए होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में दो प्लांट्स की ज़रूरत है। इसमें एक प्लांट के एक फ्लावर से पोलन का ट्रांसफ़र होता है दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर। अब क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में भले ही एक ही फ्लावर का पोलन और स्टिग्मा हो, या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा हो, पोलन हो,
इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्योंकि दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, तो हो सकता है कि ये जो फ्लावर है ये दूसरे तरीके का हो, इसका जो पोलन गया है दूसरे स्टिग्मा पर वो डिफरेंट टाइप का प्लांट हो, डिफरेंट काइंड का प्लांट हो, तो इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है क्रॉस पॉलिनेशन में। यही दो मेन डिफरेंसेस हैं। सो आप लिखेंगे इन सेल्फ पॉलिनेशन इट अकर्स विदिन द सेम प्लांट, भले ही उस प्लांट का एक ही फ्लावर इन्वॉल्व हो उसमें या फिर दो डिफरेंट फ्लावर्स हो। क्रॉस पॉलिनेशन ये होता है इट अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स। एक तो ये डिफरेंस है। देन नंबर 2, सेल्फ पॉलिनेशन में इट डज नॉट लीड टू जेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, डाइवर्सिटी इसमें नहीं आती है। एंड इट क्रॉस पॉलिनेशन में इट लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी या फिर जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ओके, नेक्स्ट, fill in the blanks in the following statements. When carbon dioxide is passed through lime water, lime water से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो, it turns milky due to the formation of, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, तो उस किसकी फॉर्मेशन की वजह से क्या फॉर्म होता है, उसमें फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, दो तरीके जिससे जो आयरन है, लोहा है, उस पर जंग लगने से आप रोक सकते हैं। एक तो पेंटिंग या फिर ऑयलिंग, ताकि जो एयर है, मॉइस्चर है, वो लोहे तक ना पहुंच पाए, आयरन तक ना पहुंच पाए। और दूसरा है गैल्वेनाइजेशन, कि किसी दूसरे मटेरियल की एक लेयर उसके ऊपर चढ़ाकर, गैल्वेनाइजेशन। जनरली जिंक की थिन लेयर से उसको कोट कर देते हैं आयरन के सरफेस को, तो अगेन मॉइस्चर और एयर वो आयरन तक नहीं पहुंच पाती और रस्टिंग से वो बच जाता है। चेंजेस इन विच ओनली ब्लैंक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में सब्सटेंस के सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, कलर चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी, साइज, ये सब। नेक्स्ट, यानी कि सिर्फ अपीयरेंस चेंज होगी। चेंजेस जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उन्हें बोलते हैं केमिकल चेंजेस। डिफाइन वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। सो रियल इमेज तब फॉर्म होती है जब रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रेज हैं वो एक्चुअली में मिलती है, और वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होती है जब वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद मिलती हुई दिखाई देती है। दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट। रियल इमेज को आप एक ऑब्टेन कर सकते हो किसी सरफेस के ऊपर, और वर्चुअल इमेज को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पर वर्चुअल इमेज को हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो रियल इमेज इज फॉर्म्ड, रियल image is formed when the rays of light after reflection or refraction meet at some point, whereas a virtual image is formed when rays of light after reflection or refraction appear to meet at a point। मिलती हुई दिखाई देती है लेकिन वो मिलती नहीं है एक्चुअली में। एंड देन एक और डिफरेंस आप लिख सकते हैं, वैसे तो शायद 1 मार्क का ही है। रियल इमेज कैन बी, नंबर 2, obtained on a screen, whereas virtual images they cannot be obtained, number 2, cannot be obtained या फिर cannot be projected on a
screen. Okay, next. Now what do you understand by the term lateral inversion? Lateral inversion से आप क्या समझते हैं? जैसे जो प्लेन मिरर है उसमें आप खुद को देखते हैं तो लेफ्ट और राइट उसमें चेंज दिखाई देता है. आप अगर अपने राइट हैंड से लेफ्ट ईयर को पकड़ते हैं तो इमेज में आपको राइट हैंड से राइट से लेफ्ट को पकड़ेंगे तो उसमें लेफ्ट से राइट को पकड़ता हुआ दिखाई देगा. लेफ्ट राइट जो चेंज हो जाते हैं मिरर में उसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन. सो लेटरल इन्वर्जन इज व्हेन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द मिरर appear reversed when compared to the object. रियल ऑब्जेक्ट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट और राइट मिरर में आपको रिवर्स दिखाई देंगे, उसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन. दो यूजेस लिखने हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के. कॉनकेव मिरर यूज़ होता है शेविंग मिरर में या फिर जो फर्नेसेस हैं उनमें लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, सोलर फर्नेस में. नंबर 1 यूज्ड इन शेविंग मिरर्स, ताकि जो फेस है शेविंग करने के लिए वो मैग्नीफाइड दिखाई दे. टू बी मैग्नीफाइड इमेज, टू गेट मैग्नीफाइड इमेज ऑफ फेस, ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूजेस ही लिखने हैं. एंड नंबर 2 इसको यूज़ किया जाता है इन सोलर फर्नेसेस. सोलर फर्नेस में जो लाइट है, सनलाइट है, उसे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ताकि ज़्यादा हीट जनरेट हो. और कॉन्वेक्स मिरर में बहुत ज़्यादा एरिया ये कवर करता है, ऑब्जेक्ट्स छोटे दिखाई देते हैं, कॉनकेव मिरर में बड़े दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसको शेविंग के लिए या फिर फर्नेस में जो लाइट है उसे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं. कॉनकेव मिरर यूज़ होता है जो व्हीकल्स हैं उनमें रियर व्यू मिरर्स के लिए, साइड व्यू मिरर्स के लिए. सो कॉनकेव मिरर यूज नंबर 1. दीज मिरर्स आर यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स इन कार्स, क्योंकि वो जो एक वाइड एरिया को कवर करते हैं, एक वाइडर व्यू आपको प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट नंबर 2, इसे यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी मिरर स्टोर्स में, मॉल्स में. एक बड़ा सा मिरर आपने देखा होगा, जो आसपास जो एक्टिविटीज़ हो रही है बहुत सारे एरिया को वो कवर कर लेते हैं, वो सब आपको उस मिरर में दिखाई देगा. तो उन्हें यूज़ किया जाता है यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर्स इन स्टोर्स टू प्रिवेंट थेफ्ट, ताकि कोई चोरी ना करे. ना सेक्शन ई, ऑब्जर्व करिए फिगर्स को एंड आंसर. स्टोमेटा की पिक्चर गिवन है. ब्लैंक गैस एंटर्स थ्रू ब्लैंक ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, क्योंकि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स थ्रू स्टोमेटा से एंटर करती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. वेरियस लेयर्स ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट इज नोन एज. डिफरेंट जो लेयर्स हैं फॉरेस्ट की, किन नाम से उनको जानते हैं? सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसे बोलते हैं फॉरेस्ट फ्लोर. नाम ही लिखने होंगे इसमें, फ्लोर. उसके बाद सेकेंड इसमें गिवन है अंडर स्टोरी, ये, देन कैनोपी, और इसके ऊपर है इमर्जेंट. ये 4 लेयर्स हैं, फॉरेस्ट फ्लोर, अंडर स्टोरी, कैनोपी एंड इमर्जेंट. ब्लैंक प्रोसेस इज शोन इन द डायग्राम में ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस को शो किया गया है. फिल्ट्रेशन, ये फिल्टर पेपर इसमें लगाया जाएगा. मडी वाटर को आप जब पोर करेंगे इसमें, तो जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ है वो ऊपर रह जाएगी और नीचे आपको साफ पानी मिल जाएगा. फ्रॉम द गिवन फिगर लेबल करिए. लेबल ए, नाम बताना है. सबसे पहले है ये, दिस इज एंथर. देन बी, ये है स्टाइल. एंड सी, ये है ओवरी. नेक्स्ट, ना एक पैराग्राफ गिवन है. प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को सॉइल से. जो वाटर अब्जॉर्ब किया जाता है उसको प्लांट यूटिलाइज नहीं करते. कुछ वाटर इवापोरेट होता है थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में स्टोमेटा से पानी कुछ इवापोरेट हो जाता है. इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल विच कैन, तो ये जो लीव से वाटर इवापोरेट हुआ है, सक्शन पुल एक क्रिएट करता है जो कि
टॉल ट्रीज अगर है उनकी जो टॉप हाइट है वहाँ तक पानी को पुल करता है। फिर ये ट्रांसपिरेशन एक कूलिंग इफेक्ट भी देता है प्लांट को। फर्स्ट इज राइट टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के क्या दो फंक्शंस हैं? सबसे पहले तो ये एक तो हमने ऊपर ही देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड को ये टेक इन करता है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होती है, और दूसरा कि ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। तो फर्स्ट इज एक्सचेंज, दो फंक्शन लिखने हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2, एंड सेकेंड हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट, द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन प्लांट्स टू ट्रांसलोकेट फूड की एक से दूसरी जगह फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है फ्लोएम फूड के लिए, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। टॉल ट्रीज में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वाटर और मिनरल्स को पुल करने के लिए फ्रॉम द सॉइल? सक्शन फोर्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको हम डे टू डे लाइफ में वाइडली यूज़ करते हैं, जैसे आयरन में, केटल में, इलेक्ट्रिक केटल, टोस्टर, हीटर एट्सेट्रा। ये कुछ आर यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कुकिंग एंड लॉन्ड्री। द सेम इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यूज़ किया जाता है, जो कन्वेंशनल बल्ब का एक ऑल्टरनेटिव है। ये डिवाइसेस हैं जिन्होंने रिवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड ओवर द ईयर, एक रिवोल्यूशन ला दिया है वर्ल्ड में पिछले कुछ सालों में। फर्स्ट इज डिफाइन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। डेफिनेशन तो नहीं दी है। हीटिंग इफेक्ट है क्या? जब करंट पास होता है किसी कंडक्टर से तो वो उसको हीट अप कर देता है, गर्म कर देता है, यही उसका हीटिंग इफेक्ट है। सो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor, then the conductor becomes hot and after some time and produces heat. This is known as heating effect of the current. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट? इनमें से कौन हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है? इलेक्ट्रिक बेल में तो कोई हीट जनरेट नहीं होती है। गीज़र बेस्ड है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेफ्टी डिवाइस का नाम लिखिए जो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है, विच इज बेस्ड ऑन द, ये है फ्यूज़। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन नीड टू बी टेकन वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक गैजेट्स, अप्लायंसेस और सर्किट? क्या प्रिकॉशन आप लेंगे जब आप इलेक्ट्रिक गैजेट्स को, अप्लायंसेस या सर्किट्स को यूज़ करते हैं? वी शुड नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन्स। मेन से कनेक्टेड जो जला हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब है उसे आप टच नहीं करेंगे, सही है। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ नहीं, फ्रॉम विच इज़ कनेक्टेड फ्रॉम द मेन्स। हम हमेशा टर्न ऑफ करेंगे स्विच को, वी शुड ऑलवेज टर्न द स्विच इन ऑन पोजिशन, ये भी नहीं करेंगे जब यूज़ में नहीं है, ऑन नहीं रखेंगे उसको। वी शुड वर्क विद वेट हैंड से, जब आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से डील कर रहे हैं तो गीले हाथों से नहीं करेंगे। इसमें बताना था क्या प्रिकॉशन आप लेंगे, तो पहला ही ऑप्शन सही है ना। अनिल साइकिल से जाता है उसके घर से पार्क तक, वेट करता है वहाँ पर कुछ टाइम और फिर वापस घर आ जाता है। ये ग्राफ आपको गिवन है, यहाँ पर टाइम गिवन है, यहाँ पर डिस्टेंस जो उसने कवर की। तो चला वो अपने घर से किस टाइम पर? ये 9 o'clock है, 9:00, ये 9:10 है, तो इसके बीच में वो चला, मतलब 9:05 पर गया। फिर ये पार्क होगा, कुछ टाइम उसने वेट किया क्योंकि यहाँ तक डिस्टेंस बढ़ रही है, यहाँ पे जाके वो कांस्टेंट हो गई है, तो वो पार्क पहुँच गया किस टाइम पर? 9:30 और 40 के बीच में, 9:35 पर वो पार्क पहुँचा, वेट उसने किया, फिर पार्क से वो चला, 9:45 पर चलना शुरू किया और वापस फिर घर आ गया। अभी क्वेश्चंस देखते हैं। एट वॉट टाइम डिड अनिल लीव हिज होम? अनिल ने किस टाइम अपने घर से वो चला, लीव किया अपने होम को? तो यहाँ से उसने चलना शुरू किया था, अभी 0 डिस्टेंस उसने कवर की थी, तो चलना उसने स्टार्ट किया एट 9:05, क्योंकि ये 9 बजे है, ये 9:10 है, इनके बिल्कुल बीच में ये पॉइंट है, ये 9:05 होगा। हाउ मेनी मिनट्स डिड अनिल वेट इन द पार्क? पार्क में उसने कितना मिनट वेट किया यहाँ से यहाँ तक? ये डिस्टेंस शो करती है 5 मिनट्स को, तो ये है 10 मिनट्स। ग्राफ में आप देखेंगे तो ये पूरा 10 मिनट्स का है, 10:20, तो यानी कि ये एक जो और ये बॉक्स है आपका,
बार उसमें ग्राफ पेपर पर ये 5 मिनट्स को शो करेगा। या फिर यहाँ पे भी अगर आप देखें पार्क वो पहुँचा था कब 9:35 पर 9:45 तक रहा, तो 10 मिनट्स तक उसने वेट किया पार्क में। क्या डिस्टेंस है अनिल के घर से पार्क की? तो ये डिस्टेंस यहाँ पर पार्क है, डिस्टेंस है 6 और 8 के बीच में, यानी कि 7 किलोमीटर्स, 7 किलोमीटर। वॉट वॉज अनिल स्पीड इन हिज जर्नी टू द पार्क? पार्क में जब वो गया तो उसकी स्पीड कितनी थी? तो हम देखते हैं डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, 7 किलोमीटर्स ये डिस्टेंस है। 7 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की कितने टाइम में? 9:05 पे वो चला और 9:35 पे पहुंचा, यानी कि 30 मिनट्स में। 9:35 माइनस 9:05 30 मिनट्स। 7 किलोमीटर गया 30 मिनट्स में, तो यानी कि किलोमीटर पर आवर में लिख देते हैं स्पीड। 1 आवर में कितना जाएगा? 14 किलोमीटर। तो वो गया 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और फिर वापस के जाने का ही पूछा है वैसे, इन हिज जर्नी टू द पार्क, फ्रॉम द पार्क नहीं। सो उस टाइम पर उसकी स्पीड थी 14 किलोमीटर पर आवर। आधे घंटे की डिस्टेंस, आधे घंटे में उसने 7 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, 14 किलोमीटर पर आवर। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 7th क्लास साइंस का एग्जाम्पल पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।